स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में जिमी अपनी बहनों और कजिन्स के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी बाहर अचानक सायरन बजने लगता है। उसकी आंटी जल्दी से दरवाजा बंद करके बच्चों से कहती है कि हिलना मत। बाहर अफरा तफरी मच जाती है और बच्चे डर जाते हैं। जिमी दरवाजे के पास जाकर अपने पापा को बुलाता है। तभी दरवाजा जोर से हिलने लगता है और अचानक कुछ जम्बी जैसे जीव, जिन्हें इन्फेक्टेड कहा जाता है, कमरे में घुसकर लड़कियों पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं। पर जिमी को दरवाजे के पीछे छुपा देखकर नहीं पकड़ पाते। जिमी वहां से भाग जाता है और दूसरे कमरे में अपनी माँ को मरे हुए देखता है। वह पूरे घर में भागता है और अपने रिश्तेदारों को धीरे धीरे इन्फेक्टेड बनते देखता है, लेकिन किसी तरह वह घर से बाहर निकलने में कामयाब होता है। बाहर और भी इन्फेक्टेड होते हैं तो वह भागकर चर्च पहुंचता है ताकि अपने पापा से मदद मांग सके। लेकिन वहां का पादरी कहता है कि ये इन्फेक्टेड लोग बुरे नहीं है, बल्कि भगवान का फैसला है और आज कयामत का दिन है। पादरी उसे अपनी सोने की क्रॉस देता है और कहता है कि भगवान पर भरोसा रखो। तभी इन्फेक्टेड खिड़कियां तोड़कर अंदर आ जाते हैं और जिमी भाग जाता है, लेकिन उसका पापा वहीं रुक जाता है क्योंकि वो खुद बचाया जाना चाहता है। इन्फेक्टेड उस पर टूट पड़ते हैं और उसे भी काट लेते हैं, जिससे वो भी इन्फेक्टेड बन जाता है। ये सब एक खतरनाक वायरस, रेज वायरस की वजह से हुआ है, जिसे यूरोप ने रोककर यूके में ही बंद कर दिया और वहां के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिससे यूके एक बंजर जमीन बन गया जहां बचे हुए लोगों को खुद की हिफाजत करनी पड़ती है। 28 साल बाद कुछ लोग लिंडसफार्न आइलैंड पर सुरक्षित रहते हैं, जो मेनलैंड से एक पतली SDD एचक के जरिए जुड़ा। आज एक बच्चा स्पाइक अपनी पहली इन्फेक्टेड को मारना सीखेगा। उसके पापा जैमे उसके लिए नाश्ता बना रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी बीमार बीवी ईसा गिर जाती है और दोनों दौड़कर उसके पास जाते हैं। जब ईसा को पता चलता है कि स्पाइक आज ट्रेनिंग पर जा रहा है तो वो घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी बहस के बाद शांत हो जाती है। उसे अक्सर भूलने की बीमारी रहती है और आधे समय वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। किचन में स्पाइक को सैम मिलता है, जो उसे एक नया धनुष देता है। जब वो शहर से बाहर निकलते हैं तो सब लोग तालियां बजाकर उसे शुभकामनाएं देते हैं। टाउन के गेट पर जेनी उसे नियम याद दिलाती है, जो बाहर जाता है वो वापस आ सकता है, लेकिन अगर कोई लौट कर नहीं आता तो उसे ढूंढने कोई नहीं जाएगा। रेस्क्यू मिशन में पहले ही कई लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए अब कोई वापस जाकर किसी को बचाने नहीं जाता। इसके बाद जैमे और स्पाइक समुद्र के बीच बनी पतली सड़क पार करके मेनलैंड पहुंचते। रास्ते में जैमे पुराने जमाने की कहानियां सुनाता है, जिसे सुनकर स्पाइक को यकीन नहीं होता कि लोग कभी समंदर से इतनी दूर भी रहते थे। वे एक पुल पार करके जंगल की तरफ बढ़ते हैं, हर वक्त सतर्क रहते हुए कि कहीं कोई खतरा ना हो। फिर उन्हें एक इन्फेक्टेड दिखता है जो जमीन पर रेंग रहा होता है और उसकी पीठ पर एक पक्षी बैठा होता है। जैसे ही वो इन्फेक्टेड कीड़े खाने के लिए रुकता है, स्पाइक अपना धनुष निकालता है और तीर उसकी गर्दन में मारता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तभी एक और इन्फेक्टेड पीछे से आ जाता है, जिसे जैमे तीर मारकर मार देता है, लेकिन इन आवाजों से और इन्फेक्टेड आ जाते हैं। जैमे एक और को मारता है, मगर स्पाइक कहता है कि आखिरी वाले को जाने दो। जैमे को अपने बेटे पर गर्व होता है, लेकिन स्पाइक को किसी को मारने का अजीब सा एहसास होता है। वे जंगल में आगे बढ़ते हैं और कुछ खूबसूरत जानवर भी देखते हैं। फिर उन्हें एक छोड़ा हुआ घर मिलता है जहाँ एक इन्फेक्टेड उल्टा लटका होता है। उसके चेहरे पर बोरी और पीठ पर कुछ अक्षर खुदे होते हैं। जैमे अंदाजा लगाता है कि इसे इंसान रहते हुए पकड़कर चारा बनाया गया होगा और अब ये इन्फेक्टेड बन गया। वो चाहता है कि स्पाइक इसे मारे, लेकिन इन्फेक्टेड छटपटाता रहता है और बच्चा डर जाता है। तभी इन्फेक्टेड खुद को आजाद कर लेता है, जिससे घबरा कर स्पाइक तीर चलाता है और उसके सिर में लगते ही उसकी मौत हो जाती है। फिर वे जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक आधा खाया हुआ जानवर जमीन पर पड़ा मिलता है। स्पाइक ऊपर देखता है तो उसकी खोपड़ी और रीढ़ से एक पेड़ पर टंगी होती है। ये देखकर जैमे पहली बार दिन भर में घबरा जाता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ कोई अल्फा इन्फेक्टेड ही कर सकता है। वो बेटे को तेज चलने और बिल्कुल भी आवाज न करने को कहता है। जैसे ही वे खुले मैदान में पहुंचते हैं, वहां उन्हें इन्फेक्टेड का झुंड और उनका अल्फा लीडर दिखाई देता है। दोनों तुरंत जंगल की ओर भागते हैं और पीछा शुरू हो जाता है। खतरे के बीच भी जैमे स्पाइक को ट्रेनिंग देता रहता है, चलते हुए तीर कैसे चलाना है और सीधा दिल या सिर पर निशाना लगाना है। वे फिर उसी छोड़े गए घर में लौटते हैं और पीछा करते इन्फेक्टेड को मारते हुए छुपने की जगह ढूंढते हैं। आखिर में उन्हें अटारी छत के ऊपर कमरा का रास्ता मिलता है और दोनों जल्दी से चढ़कर दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। कई घंटे बीत जाते हैं और वे बाहर देखते रहते हैं, लेकिन अल्फा इन्फेक्टेड वहां से जाता ही नहीं। जैमे अपने बेटे स्पाइक को समझाता है कि अल्फा इन्फेक्टेड बाकी से अलग होते हैं, वो बड़े ज्यादा चालाक होते हैं और उन्हें मारने के लिए बहुत ज्यादा तीर चाहिए होते हैं। उनके पास अब और तीर नहीं बचे हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें छुप कर इंतजार करना पड़ेगा। स्पाइक को लगता है कि उसने कुछ तीर गलत चलाए और डर की वजह से जल्दी शूट नहीं कर पाया, लेकिन जैमे उसे भरोसा दिलाता है कि पहली बार के हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया। रात के बीच में वे एक इंसान को टॉर्च के साथ घूमते हुए देखते हैं और जैमे बताता है कि वो क्वारंटीन पेट्रोल है। दूसरी तरफ उन्हें एक आग जलती दिखाई देती है, जिसे देखकर स्पाइक पूछता है कि वो क्या है, लेकिन जैमे जल्दी से बात बदल देता है। स्पाइक सो जाता है और एक अजीब सपना देखता है जिसमें उसकी माँ डूब रही होती है और चारों ओर की चीजें हिल रही होती हैं। तभी जैमे उसे उठाता है, क्योंकि असली में घर हिल रहा होता है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। दोनों तेजी से बाहर निकलते हैं और ठीक वक्त पर छत गिरने से पहले बच जाते हैं। जैमे जानता है कि इतनी जोर की आवाज से इन्फेक्टेड आ जाएंगे, इसलिए वो और स्पाइक घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तब तक हाई टाइड आ चुकी होती है और समुद्र की पतली सड़क पानी में डूब चुकी होती है, लेकिन गहराई ज्यादा नहीं होती, इसलिए वे उसे पार कर सकते हैं। अचानक कई पक्षी उनके ऊपर से उड़ते हैं और तभी अल्फा इन्फेक्टेड भी उसी रास्ते पर आ जाता है। स्पाइक 2 बार फिसलता है, लेकिन जैमे तुरंत उसकी मदद करता है और दोनों तेजी से दौड़ते हुए जमीन तक पहुंच जाते हैं। जैमे सीटी बजाकर और जोर से चिल्लाकर गेट पर गार्ड्स को बुलाता है। वहां लाइट जलाई जाती है ताकि अल्फा को देखा जा सके और तीर चलाकर गिराया जा सके। अल्फा फिर उड़ जाता है, इसलिए अगला तीर आग लगाकर चलाया जाता है, जो आखिरकार उसे गिरा देता है। जैमे अपने बेटे को खींचकर गेट तक लाता है। जेनी पहले चेक करती है कि वे दोनों इन्फेक्टेड तो नहीं है, फिर गेट खोल देती है। बाद में पार्टी होती है जहां सभी लोग स्पाइक की पहली कामयाबी और वापसी का जश्न मनाते हैं। जैमे सबको पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन स्पाइक इतने सारे खून और हिंसा के जश्न से असहज महसूस करता है। भीड़ उसे कुर्सी पर उठाती है और उसे पहली बार शराब दी जाती है, लेकिन स्पाइक खुद को बहुत ज्यादा घिरा हुआ महसूस करता है और बाहर जाकर उल्टी कर देता है। वहीं वो जैमे को एक दूसरी औरत के साथ
साथ छुपते हुए देखता है और अपने पापा को धोखा करते देख टूट जाता है। वह घर जाता है जहाँ सैम सोती हुई ईसा का ध्यान रख रहा होता है। स्पाइक उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है और फिर उस आग के बारे में पूछता है जो उसने जंगल में देखी थी। सैम को लगता है कि जंगल की आग डॉग केल्सन की थी और वो बताता है कि जैमे कभी उसके बारे में बात नहीं करता और इसका कोई खास कारण है, लेकिन सैम इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। अगली सुबह ईसा सिर दर्द से कराहती हुई उठती है और दवा मांगती है, लेकिन स्पाइक को नहीं पता कि दवा कहाँ है। तभी जैमे वापस आता है और स्पाइक उसे देख भी नहीं पाता, इसलिए चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद स्पाइक हिम्मत करके जैमे से पूछता है कि उसने डॉग केल्सन को ईसा की जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया। जैमे बताता है कि केल्सन बहुत साल पहले पागल हो गया और 15 साल पहले जब वो लोग आखिरी बार उससे मिलने गए थे तब क्या हुआ था। जैमे समेत कुछ खोजी लोगों का एक दल एक बड़ी आग के चारों तरफ हजारों लाशें करीने से सजी हुई हालत में पाता है। तभी केल्सन खुद सामने आता है, उन लाशों को आग में डालते हुए और उन्हें देखकर हाथ भी हिलाता है, जबकि पूरी टीम डर के मारे वो वहां से भाग जाती है। स्पाइक फिर भी कहता है कि ईसा को मदद की जरूरत है और साथ ही अपने पापा को उसके अफेयर के लिए भी टोकता है। इस पर जैमे उसे थप्पड़ मार देता है। तुरंत पछताता है, लेकिन तब तक स्पाइक भागकर ऊपर अपनी माँ के पास चला जाता है। जैमे उसके पीछे आता है, लेकिन स्पाइक चाकू निकाल लेता है और कहता है कि वो उनसे दूर रहे। जैमे आसानी से चाकू छीन लेता है, लेकिन बात न बिगड़े इसीलिए वो चुपचाप चाकू वापस करके वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद स्पाइक एक गोदाम में आग लगा देता है और भागकर गार्ड्स को बताता है कि शहर में सभी को मिलकर आग बुझानी चाहिए। वह कहता है कि जब तक बड़े लोग व्यस्त हैं वह पहरा देगा, लेकिन जैसे ही सब चले जाते हैं स्पाइक ईसा को चुपचाप लेकर गेट के बाहर निकल जाता है और उस रास्ते पर बढ़ता है जो मेनलैंड की ओर जाता है। ईसा रास्ता पहचान लेती है और घबरा जाती है, बार बार जैमे और अपने पापा को बुलाने लगती है। स्पाइक उसे समझाता है कि एक डॉक्टर उसकी मदद करेगा और उसे शांत करता है। दिन भर चलने के बाद उन्हें एक इमारत मिलती है जहाँ वे रात बिता सकते हैं। रात में ईसा पहरा देने से ऊब जाती है और स्पाइक को उठाकर पुराने दिनों की कहानियां सुनाने लगती है। वह कहती है कि स्पाइक उसके पापा जैसा दिखता है। बातों ही बातों में वह स्पाइक को पापा कहकर बुलाने लगती है। स्पाइक उसे सोने को कहता है और खुद पहरा देने लगता है, लेकिन थकान की वजह से सो जाता है। तभी एक इन्फेक्टेड अंदर आ जाता है और स्पाइक का जूता चबाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि ये कीड़े नहीं है वो थूक देता है। फिर वो स्पाइक के चेहरे के पास आता है और काटने ही वाला होता है कि कोई उसे पीछे खींच लेता है। उसी वक्त स्पाइक जाग जाता है और सोचता है कि यह सब सपना था, लेकिन पास ही मरा हुआ इन्फेक्टेड पड़ा होता है। ईसा कहती है कि उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन एक फ्लैशबैक दिखाता है कि उसने इन्फेक्टेड का सिर पास की एक मूर्ति पर पटक कर मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिकों का एक दल इन्फेक्टेड के झुंड से भाग रहा होता है। वे जितना हो सके उतने इन्फेक्टेड को गोली मारते हैं, लेकिन उनके पास गोलियां कम है और कई सैनिक घायल हो चुके हैं। जल्द ही इन्फेक्टेड उन्हें पकड़ लेते हैं और काटने लगते हैं, जिससे कुछ सैनिक भी इन्फेक्टेड बन जाते हैं। बाकी सैनिकों को मजबूरी में अपने ही साथियों को मारना पड़ता है और आखिर में सिर्फ 3 लोग बचकर भागते हैं। वे एक सुरंग तक पहुंचते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और पीछे से आते इन्फेक्टेड को गोली मारते हैं। इसके बाद वे सुरंग के अंदर खोजबीन करते हैं, लेकिन अचानक एक अल्फा इन्फेक्टेड उन पर हमला कर देता है। वह एक सैनिक को पकड़कर उसका सिर और रीढ़ एक झटके में अलग कर देता है और उसी से दूसरे सैनिक को भी गिरा देता है। तीसरा सैनिक दरवाजे पर आ रहे इन्फेक्टेड पर गोली चलाता है और सुरंग से बाहर भाग जाता है। इधर ईसा और स्पाइक अपनी यात्रा जारी रखते हैं, ईसा की भ्रम की हालत से जूझते हुए। रास्ते में उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिलती है जहाँ ईसा स्पाइक से यूं बात करती है जैसे वह उसका पापा हो। फिर उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसकी गंध एक इन्फेक्टेड को आकर्षित कर लेती है, जिसे स्पाइक तुरंत तीर मारकर मार देता है। इन्फेक्टेड का खून ईसा के माथे पर गिरता है तो स्पाइक घबराकर उसे साफ करता है ताकि वो उसे छू न ले। जल्द ही और इन्फेक्टेड आ जाते हैं तो दोनों दौड़ पड़ते हैं। स्पाइक रास्ते में दुश्मन को पास आते ही तीर चला देता है। आखिर में वे एक गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से अंदर घुसते हैं, लेकिन कमरे में धुएं भरे होते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इन्फेक्टेड भी उनका पीछा करते हुए अंदर आ जाते हैं, जिससे दोनों को लगातार भागते रहना पड़ता है। स्पाइक आसपास रखी चीजें उठाकर इन्फेक्टेड पर फेंकता है ताकि उन्हें रोका जा सके, लेकिन संख्या ज्यादा होने से वे एक कोने में फंस जाते हैं। तभी ऊपर छत का हैच खुलता है और सैनिक एरिक उन्हें छुपने को कहता है। फिर वो गोलियां चलाता है और गोली लगने से गैस में जोरदार धमाका होता है। आग में झुलसकर सारे इन्फेक्टेड मर जाते हैं जो बाहर भागने की कोशिश करते हैं। ईसा और स्पाइक सुरक्षित जगह पर छुपे रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई चोट नहीं आती। जैसे ही रास्ता साफ होता है दोनों बाहर निकलते हैं। ईसा उल्टी करती है और सिर दर्द से परेशान होती है। तभी एरिक उनके पास आता है और पूछता है कि अब उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन जब स्पाइक कोई जवाब नहीं दे पाता तो एरिक घबरा जाता है। आखिर में एरिक फैसला करता है कि वह स्पाइक और ईसा के साथ चलेगा और खुद आगे बढ़कर ईसा को गोद में उठाने की पेशकश करता है ताकि वो आराम से चल सके। कुछ घंटों बाद वे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और सेब खाते हैं। एरिक अपना फोन निकालता है, लेकिन उसमें ना नेटवर्क होता है और ना ही ज्यादा बैटरी बची होती है। स्पाइक ने कभी फोन नहीं देखा होता तो एरिक उसे बताता है कि ये कैसे काम करता है और अपनी गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर भी दिखाता है। स्पाइक ने कभी प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं देखी थी, इसलिए वो उस औरत को अजीब बताता है। तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और एरिक गुस्से में आकर उसे फेंक देता है। फिर वे दोबारा चल पड़ते हैं, लेकिन ईसा को किसी अजीब आवाज की वजह से आगे निकल जाती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक छोड़ी हुई ट्रेन तक पहुंचती है जो चूहों से भरी होती है। ट्रेन के अंदर वो एक गर्भवती इन्फेक्टेड औरत को देखती है और चौंक जाती है। शुरू में इन्फेक्टेड औरत आक्रामक होती है, लेकिन ईसा दिखा देती है कि उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है। फिर वह उसकी डिलीवरी में मदद करती है। जब स्पाइक और एरिक वहां पहुंचते हैं तो ईसा स्पाइक को डिलीवरी के बाद बच्चे की नाल काटने के लिए कहती है और खुद उसे पानी से साफ करती है। लेकिन जैसे ही इन्फेक्टेड औरत गुर्राते हुए आगे बढ़ती है एरिक बिना झिझक उसे गोली मार देता है। इसके बाद एरिक बच्चे को भी मारना चाहता है, लेकिन स्पाइक और ईसा नजदीक जाकर देखते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि बच्चा इंसान है। एरिक फिर भी गोली चलाने ही वाला होता है कि छत से एक इन्फेक्टेड हाथ आता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है। फिर वही इन्फेक्टेड ट्रेन में कूदता है और पता चलता है कि वो अल्फा है और उसने एरिक का सिर पकड़ रखा है। जब वो मरी हुई इन्फेक्टेड औरत को देखता है तो गुस्से में आ जाता है और इंसानों का पीछा करने
लगता है। भागते हुए स्पाइक उस पर तीर चलाता है जो ज्यादा नुकसान तो नहीं करता लेकिन उसे धीमा जरूर कर देता है। आखिरकार स्पाइक, ईसा और बच्चा ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं और अल्फा भी उनके पीछे पीछे आता है। तभी डॉ केल्सन अचानक प्रकट होता है और एक बेहोशी वाला तीर मारकर अल्फा को गिरा देता है। फिर वह खुद को सबके सामने पेश करता है और बताता है कि वह अपने शरीर पर आयोडीन लगाता है जो उसे वायरस से बचाता है। वह एरिक का कटा हुआ सिर उठा लेता है और अल्फा को सैमसन कहकर बुलाता है। केल्सन बताता है कि वो पिछले 3 सालों से इसी इलाके में रह रहा है लेकिन आमतौर पर दूसरों से दूरी बनाए रखता है। स्पाइक उससे अपनी माँ की मदद करने की विनती करता है और केल्सन उन्हें अपने बोन टेम्पल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, एक मंदिर जैसी जगह जिसे उसने मरे हुए लोगों की याद में बनाया। वहाँ हजारों हड्डियां खंभों में बांधी गई होती हैं और खोपड़ियों से एक मीनार बनाई गई होती है। केल्सन बताता है कि उसने इंसानों और इन्फेक्टेड दोनों की हड्डियों का इस्तेमाल किया है क्योंकि उसके मुताबिक दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। एरिक का सिर आग में फेंका जाता है और जब उसकी सारी चमड़ी जलकर राख हो जाती है तो डॉटे केल्सन खोपड़ी को धोता है और स्पाइक से कहता है कि वह उसे खोपड़ियों की मीनार में जोड़ दे। इसके बाद केल्सन बच्चे की कहानी सुनता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि बच्चे को गर्भनाल प्लेसेंटा ने संक्रमण से बचा लिया। फिर वह ईसा पर कई टेस्ट करता है और बताता है कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है। ईसा रोने लगती है और स्पाइक परेशान हो जाता है क्योंकि वह समझता है कि किसी तरह दवा चुराकर वो अपनी माँ को बचा सकता है। ईसा अपने बेटे को समझाती है और मानती है कि उसे पहले से शक था कि उसे कैंसर हो सकता है लेकिन वो पक्की नहीं थी। स्पाइक की नजरें हटाकर ईसा केल्सन को इशारा करती है कि वह उसे शांति से मरने में मदद करे। फिर केल्सन स्पाइक को मोमेंटो मोरी और मोमेंटो अमोरिस के बारे में समझाता है। मतलब यह कि हर किसी को याद रखना चाहिए कि मरना है और प्यार के साथ सही वक्त पर। ईसा बच्चे को स्पाइक की गोद में देती है और फिर केल्सन के साथ जंगल में चली जाती है जहां वह उसकी तकलीफ खत्म करता है। स्पाइक अपनी माँ के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करता है जब तक केल्सन लौटकर उसकी साफ की हुई खोपड़ी वापस नहीं लाता। फिर स्पाइक बच्चे को डॉक्टर को थमाता है, खुद टावर पर चढ़ता है और ईसा की खोपड़ी को सबसे ऊपर रखता है। जब सूरज निकल रहा होता है, सुबह समसन खुले मैदान में दौड़ता हुआ दिखाई देता है तो केल्सन जल्दी से बच्चों को एक गुप्त सुरंग में धकेल देता है जिसे उसने खतरे से बचने के लिए बनाया था। समसन उन्हें ढूंढ लेता है और ऊपर से ढक्कन हटाने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता और चला जाता है। सभी सोचते हैं कि अब वे सुरक्षित है मगर समसन दोबारा आता है। इस बार लकड़ी तोड़कर अंदर घुस जाता है और केल्सन को पकड़कर हवा में झुलाते हुए उसका दम घोंटने लगता है। स्पाइक डॉक्टर की बेहोशी वाली सुई उठाता है और समसन की बाह में घुसा देता है जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाता है और केल्सन बच जाता है। इसके बाद स्पाइक एक टोकरी में बच्चे को लेकर वापस शहर की ओर निकलता है। वह उसका नाम ईसा रखता है और उसे गेट के बाहर एक नोट के साथ छोड़ देता है ताकि जेनी उसे ढूंढ सके। जब वो नोट जैमे को दिया जाता है तो वह पढ़ता है और जानता है कि स्पाइक चला गया है और चाहता है कि कोई उसे ढूंढे नहीं। चिट्ठी में यह भी लिखा होता है कि डॉ केल्सन पागल नहीं है और बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है। एक परेशान और पछताया हुआ जैमे शहर से बाहर भागता है अपने बेटे को ढूंढने, लेकिन तब तक पानी चढ़ चुका होता है और वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। 28 दिन बाद स्पाइक मैनलैंड पर अकेला घूम रहा होता है, जंगल से जानवर मारकर जिंदा है। तभी एक इन्फेक्टेड उसकी ओर बढ़ता है लेकिन स्पाइक अब इतना निपुण हो चुका है कि एक ही तीर से उसे मार देता है। जैसे ही और इन्फेक्टेड आने लगते हैं स्पाइक को वहां से भागना पड़ता है। रास्ता एक बड़ी पत्थर की दीवार से बंद होता है लेकिन किस्मत से वहां बस एक इन्फेक्टेड उसे ढूंढ पाता है जिसे स्पाइक आसानी से मार देता है। तभी अचानक पीछे से किसी के चौंकने की आवाज आती है और स्पाइक मुड़कर देखता है कि एक बड़ा हो चुका जिमी सामने खड़ा है जो अब भी अपने पापा की सोने वाली क्रॉस पहने हुए है। जिमी स्पाइक की लड़ने की कला देखकर हैरान होता है और बताता है कि उसके पास अपनी खुद की एक टीम है। जैसे ही और इन्फेक्टेड पास आने लगते हैं पूरी टीम दीवार से नीचे कूदकर साथ मिलकर सभी इन्फेक्टेड को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देती। लड़ते हुए सब हंसते हैं जैसे उन्हें इस हिंसक लड़ाई में मजा आ रहा हो। जीत के बाद जिमी जोर से जश्न मनाता है और स्पाइक से कहता है कि उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस ना करें। देखने के लिए शुक्रिया।